डर दर्द गम जो भी है बस तेरे अंदर है। डर दर्द गम जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 7वां चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है बजट। जी हाँ, क्या नाम है लेसन का? बजट। जिसमें हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था बजट का अर्थ, शाब्दिक अर्थ और उसके महत्व के बारे में हमने बात की। और दूसरा क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसका नाम था बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और बजट किस प्रकार पास किया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में हमने बात की। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अब तक आपने इनको नोट भी कर लिया होगा और बुक से पढ़ भी लिया होगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को बुक्स में से भी जब आपने पढ़ा हो तो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आज हम इस लेसन को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बजट निर्माण के मुख्य सिद्धांत क्या है। जी हाँ, क्या है? सिद्धांत बताने हैं। बजट निर्माण के लिए किन किन सिद्धांतों का होना आवश्यक है, किन किन प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, या बोल सकते हैं बजट निर्माण के आधार बताने हैं, बेस बताना है। वे बजट निर्माण करते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बजट अच्छी तरह तैयार हो सके, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी बोला, बजट निर्माण के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना है, प्रिंसिपल का वर्णन करना है, या ऐसे लिखा आ जाए बजट निर्माण के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। तो सेम बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो यहाँ पर हम 7 पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट पढ़ेंगे? 7 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट है जो बजट निर्माण कार्यपालिका का दायित्व। क्या नाम है? बजट निर्माण कार्यपालिका का दायित्व। साथ में बोलेंगे, पॉइंट याद हो जाएंगे आपको। दूसरा पॉइंट है योजना का सिद्धांत। जी हाँ, कौन सा सिद्धांत है? योजना, प्लानिंग का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है संतुलित बजट का सिद्धांत। क्या नाम है बेटा? संतुलित बजट का सिद्धांत। चौथा है नकदी के आधार पर प्राकलन का सिद्धांत। और 5वां है बजट का निर्माण शुद्ध न होकर कुल पर होना चाहिए। और छठा है बजट की वार्षिकता का सिद्धांत। और जो 7वां आज हम पढ़ेंगे वो है व्यय गमन के नियम का सिद्धांत। तो आज हमने ये 7 सिद्धांत है, इन पर बात करनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आएगा, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो 3 नंबर का, चाहे वो 4 नंबर का, चाहे वो 1 नंबर का। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस लेसन से 8 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। 2, 3, 4 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिस प्रकार हम पीछे से करते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। तो बजट निर्माण की कार्यपालिका का दायित्व क्या है? इसमें क्या सिद्धांत है? ये सिद्धांत क्या बोलता है? जो बजट का निर्माण है वो किसका दायित्व है? कार्यपालिका का। किसका दायित्व है? कार्यपालिका। किस प्रकार? चलो पढ़ते हैं। देखो, मुख्य कार्यपालिका प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है। क्या है? प्रशासन को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्य कार्यपालिका, या हम बोल सकते हैं मुख्य कार्यपालक। कौन जिम्मेदार है? मुख्य कार्यपालक। तो बताओ मुख्य कार्यपालक कौन है? अगर नामात्र का कार्यपालक पूछे मुख्य कार्यपालक तो कौन हुआ? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालक की अगर बात करें तो कौन हुआ? पीएम मतलब प्रधानमंत्री। ये सभी बातें हम फर्स्ट लेसन में ही मैं आपको बता चुका हूँ, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। या मुख्य कार्यपालिका बोलो या मुख्य कार्यपालक बोलो, तो प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य कार्यपालिका या मुख्य कार्यपालक की। ठीक है, इसलिए वह ही बता सकता है या सकती है कि प्रशासन को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। तो मुख्य कार्यपालिका या मुख्य कार्यपालक ही बता सकता है प्रशासन को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। क्यों बता सकता है? क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति है। क्या है? जिम्मेदार पद पर बैठा है। जिस प्रकार हमारे घर में हमारे जो पिता होते हैं लेन देन करते हैं, तो हमारा कितना मतलब वर्ष में कितना घर का खर्च होता है, तो वही बता सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? हमारे पिता हैं। उन्हीं को पता है हमारे घर चलाने के
लिए मतलब वर्ष भर में कितना खर्च होता है हमारे घर पर, तो इसी प्रकार मुख्य कार्यपालिक या मुख्य कार्यपालिका ही बता सकती है कि प्रशासन को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है। इसलिए बजट बनाने का काम का मुख्य कार्यपालिका का होना चाहिए। इसीलिए किसका काम होना चाहिए? कार्यपालिका का बजट बनाने का काम होना चाहिए। यद्यपि बजट बनाने का कार्य बहुत बड़ा है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं बजट के बारे में, बहुत सारी बातें कर चुके हैं भाई, किस प्रकार तैयार किया जाता है, देखो कितने चक्कर थे और किस प्रकार फिर पास किया जाता है, जिसमें हमने 6 स्टेप पढ़े थे। तो बहुत सारा चक्कर है, मतलब सिस्टम है जो उसकी प्रोसेस है बहुत बड़ी है। इसलिए उसे मतलब किसे? कार्यपालिका को विशेषज्ञ निकायों की विशेषज्ञ जो निकाय हैं द्वारा सलाह एवं सहायता दी जानी चाहिए। जिस प्रकार संसदीय समितियां थी, स्थायी विभागीय समितियां थी, ठीक है, तो इस प्रकार जो महालेखा परीक्षक है जैसे वो हेल्प करता है, तो विशेषज्ञ जो निकाय हैं, संस्थाएं हैं, उनके द्वारा सलाह और सहायता दी जानी चाहिए, जैसा कि दी भी जाती है। जैसे भारत में वित्त विभाग, भारत में वित्त विभाग, इंग्लैंड की बात करें तो ट्रेजरी, और अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में दी ब्यूरो ऑफ, क्या नाम है? दी ब्यूरो ऑफ, ठीक है। तो ये तीनों है जो भारत में वित्त विभाग, इंग्लैंड में ट्रेजरी और अमेरिका में दी ब्यूरो ऑफ, ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों विभाग बजट बनाने में अपनी अपनी मुख्य कार्यपालिकाओं को बजट आयोजन में सहायता देते हैं। क्या देते हैं? ये तीनों बजट बनाने में मुख्य कार्यपालिका की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो भारत में बजट निर्माण का जो मुख्य मतलब कार्य किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। तो वैसे तो जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य कार्यपालिका की है, लेकिन उसमें अहम भूमिका कौन निभाता है? वित्त विभाग। तो ये सहायता करता है मुख्य कार्यपालिका की, ठीक है। और वित्त विभाग में मुख्य कौन होता है? वित्त मंत्री, जिसके द्वारा बजट संसद में के लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। चलो आगे बात करते हैं। संसदीय सरकारों मतलब संसदीय कार्यपालिका भी बोल सकते हैं। अब संसदीय कार्यपालिका क्या होती है? फर्स्ट लेसन में मैं ये बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो संसदीय कार्यपालिका में यह सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? वह कार्यपालिका की सिफारिशों के बिना, क्या? कार्यपालिका की मतलब सरकार की सिफारिश के बिना या मंजूरी के लिए कोई भी मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकती। मतलब कार्यपालिका या सरकार की मतलब मंजूरी के बिना या उसके सिफारिश के बिना कोई भी मंजूरी, ठीक है, कोई भी मंजूरी के लिए मतलब परमिशन के लिए कोई भी मांग, क्या? कोई भी मांग प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अब मांग कहाँ प्रस्तुत की जाती है? संसद में, विधायिका में। तो विधायिका में या संसद में बोल सकते हैं कोई भी मांग सरकार या अर्थात कार्यपालिका की मंजूरी या सिफारिश के बिना पेश नहीं की जा सकती। मतलब यहाँ क्या बात है? कार्यपालिका की अहम भूमिका बता रहा है ये, ठीक है। यह सिद्धांत स्पष्ट कर देता है कि बजट बनाना कार्यपालिका का काम है और इसे ही बजट को तैयार करना चाहिए, है ना। किसे तैयार करना चाहिए? कार्यपालिका को। क्यों करना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, काम कौन करता है? कार्य, जो भी नीतियां जो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, एक्ट या अधिनियम बोल सकते हैं जिसको, अब जो वो बनाए जाते हैं उनको पालन किसको करना है? कार्यपालिका को। अब काम ही कार्यपालिका को करना है तो उसे ही पता होगा ना भाई कितना खर्चा होगा वर्ष भर में जो नीतियां हैं, जो कल्याणकारी काम करने हैं, उन पर कितना धन खर्च होगा, तो वो कार्यपालिका को पता होगा। और जिसको पता है वही अच्छे से बजट तैयार कर पाएगा ना मतलब किस प्रकार बजट बनाना चाहिए, तो कार्यपालिका का दायित्व होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा? बजट निर्माण में कार्यपालिका का दायित्व क्या होता है, ठीक है। क्या पूछेगा? बजट निर्माण में कार्यपालिका का दायित्व क्या होता है, या आपसे पूछ लेगा वह जो कार्यपालिका प्रणाली का जो बजट है वो किस प्रकार का होता है। मतलब कार्यपालिका बजट किसे कहते हैं, इस प्रकार। तो कार्यपालिका बजट किसे कहते हैं? जो कार्यपालिका के द्वारा तैयार किया जाता है उसे कार्यपालिका बजट कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले व्यवस्थापिका बजट, तो व्यवस्थापिका मतलब विधायिका मतलब संसद, जो विधायिका के द्वारा संसद पे बजट बनाया जाता है तो उसे व्यवस्थापिका बजट। व्यवस्थापिका बजट किस प्रकार बनाया जाता है? कार्यपालिका क्या करती है? सिफारिश करती है व्यवस्थापिका से कि हमारा बजट बना दो। व्यवस्थापिका मतलब संसद, पार्लियामेंट क्या करती है? समिति बनाती है, ठीक है, कुछ सदस्यों की समितियां बनाती हैं जो बजट निर्माण करते हैं, लेकिन उस समितियों की बजट निर्माण में कार्यपालिका सहायता करती है, क्योंकि पता तो कार्यपालिका को है कितना खर्चा होना है, ठीक है। तो ये बात थी। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लघु उत्तरीय जो मैंने अभी वर्बली तौर पर, मौखिक तौर पर बताए। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है योजना का सिद्धांत। योजना का सिद्धांत, योजना मतलब प्लानिंग, क्या है? प्लानिंग। देखो बजट सरकार के कार्यक्रम की आधारशिला है। जो बजट है जैसे कि क्या है, मतलब एक रीढ़ की हड्डी होगी ना,
जो सरकार की क्या होगी, रीढ़ की हड्डी होगी। मतलब एक जैसे शरीर में, जैसे मैंने बात की थी पीछे, जैसे शरीर में रक्त की आवश्यकता होती है, रक्त के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, तो धन के बिना मतलब बजट के बिना सरकार भी नथिंग है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना वित्त के, बिना धन के कोई भी काम नहीं कर सकती सरकार। तो कार्यक्रम की आधारशिला है बजट, इसलिए इसे स्वस्थ नियोजन मतलब एक अच्छी प्लानिंग के तहत, ठीक है, के अनुसार बनाना चाहिए। बजट सरकार की कार्यविधियों तथा स्रोतों की, क्या सरकार की कार्यविधियां हैं और स्रोतों की उचित योजना पर आधारित होना चाहिए। किस पर? सरकार की जो कार्यविधि है और जो स्रोत हैं उनकी उचित योजना पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। यद्यपि योजनाएं दीर्घकालीन होती हैं, जो योजनाएं होती हैं वो क्या होती? दीर्घ मतलब लंबी, ठीक है, कालीन मतलब समय की, जो लंबे समय की योजनाएं होती हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, नाम से ही पता चला पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है, लेकिन बजट कितने साल के लिए? 1 साल के लिए बनाया जाता है। तो योजनाएं तो क्या होगी? दीर्घकालीन होगी, जबकि बजट की अवधि अल्पकालीन होती है। मतलब भारत में कितनी होती है? वार्षिक होती है, ठीक है। तब भी बजट से सरकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा कार्यक्रम स्पष्ट होने चाहिए। मतलब इस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए, वे चाहे योजनाएं दीर्घकालीन क्यों ना हो, होती भी है, ठीक है, हो भी चाहे, लेकिन फिर भी बजट में सरकार को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन सभी गतिविधियों और कार्यक्रम को स्पष्ट होने चाहिए। बजट के अंदर पे किस प्रकार हमें सामाजिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, या सांस्कृतिक गतिविधियां करनी है, या बोल सकते हैं सांस्कृतिक विकास करना है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाने हैं वर्ष भर में, ठीक है। तो ये सभी बातें एक प्लानिंग होनी चाहिए, बजट में स्पष्ट तौर पर तैयार होनी चाहिए। तो मतलब सीधा से सिद्धांत क्या हो गया? अब बजट किसके आधार पर? एक प्लानिंग के आधार पर बनाना चाहिए, योजना, सोची समझी योजना के आधार पर बनाना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? उसके बाद बात करते हैं, तीसरा है जो संतुलित बजट का सिद्धांत। क्या है हमारा? संतुलित बजट का सिद्धांत। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, संतुलित मतलब संतुलन, ठीक है। संतुलित बजट का सिद्धांत देखो, बजट निर्माण का यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें आय और व्यय में संतुलन होना चाहिए। क्या होना? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। किसमें? आय और व्यय में। आय मतलब जो इनकम है, जो आमदनी है, और व्यय मतलब खर्च, जो खर्चा होगा, ठीक है। यदि आय से व्यय अधिक है, क्या है? आय अधिक है, क्या है? आय अधिक है कि और व्यय क्या है? कम। आय अधिक है और व्यय कम है तो उसे घाटे का बजट कहेंगे। क्या कहेंगे? आय से व्यय अधिक है, मतलब सॉरी मैं गलत बोल गया, अपोजिट बोल गया। क्या? आय कम है और व्यय अधिक है। देखो, आय से व्यय अधिक है मतलब खर्चा ज़्यादा आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा आमदनी कम। अब खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? घाटे का बजट। क्या करेंगे? घाटे का बजट। जैसे आमदनी है 5 लाख की, आमदनी कितनी है? 5 लाख की मान लो, और खर्चा है 10 लाख का, ठीक है, खर्चा 10 लाख का, तो ये कौन सा बजट हो गया? घाटे का बजट। सीधा सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, बे घाटे का बजट किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? जब आय से व्यय अधिक है, मतलब खर्च ज़्यादा है, और इनकम और जो आमदनी है, अनुमानित आय बोल सकते हैं, वो कम है, ठीक है। एक क्या है? और यदि आय व्यय से अधिक है, मतलब इनकम ज़्यादा है और खर्च क्या है? कम है, से इसे क्या कहेंगे? लाभ का बजट। लाभ का बजट क्यों कहेंगे? अब देखो, आमदनी ज़्यादा है, ठीक है, आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम है, तो पैसों की क्या होगी? बचत होगी, मतलब प्रॉफिट हुआ हमें, तो उसे बोलेंगे लाभ का बजट। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा, लाभ का बजट किसे कहते हैं? जब आय अधिक हो और व्यय कम हो, ठीक है। परंतु निरंतर घाटे का बजट, अगर घाटे का बजट करेंगे तो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक होगा, देश में मुद्रा संकट उत्पन्न होने का भय रहता है, ठीक है। अगर घाटे का बजट बार बार आएगा तो क्या होगा? राष्ट्रहित के लिए हानिकारक होगा, इससे मुद्रा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके, घाटे का बजट किसे कहते हैं, लाभ का बजट किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या बना, भाई संतुलित बजट किसे कहते हैं? क्या संतुलित बजट किसे कहते हैं? अब देखो, नाम से पता चला है, संतुलन किसका? आय और व्यय का। जब आय और व्यय का संतुलन हो, मतलब बैलेंस हो दोनों में, मतलब इक्वल हो, क्या हो? दोनों इक्वल हो। जब आय और व्यय क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, जब आय और व्यय दोनों ही इक्वल हो, मतलब बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? संतुलित बजट बोलेंगे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 1 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट बात करते हैं, नकदी मतलब जो एट प्रेजेंट है,
ठीक है, के आधार पर प्राकलन का सिद्धांत, नकदी के आधार पर प्राकलन का सिद्धांत। देखो बजट के नकदी आधार का तात्पर्य है कि उसे आगामी वर्ष मतलब आने वाले वर्ष की वास्तविक आय और खर्च के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत क्या बोलता है भाई, जो बजट है वो आगामी आने वाले वर्ष की वास्तविक आय और खर्च, जो वास्तविक खर्च है मतलब आय है और खर्च है, उनके आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। और ऐसी आय के आधार पर नहीं, ऐसी आय के आधार पर नहीं जिसकी वसूली किसी और साल होनी है, या ऐसे खर्च जिसके लिए आदेश तो जारी कर दिया गया है किंतु उसके उनके और अगले वित्तीय वर्ष में होने की संभावना है। देखो क्या पॉइंट है, ये क्या कह रहा है भाई, आगामी वर्ष जैसे अभी बजट बनाने लग रहे हैं, अभी किस किस का 2020 का और 21 का बनाया गया है बजट, ठीक है, 2020 का 21 का। तो यहाँ पर जो इनकम होगी, खर्च होगा और आय होगी, इसी के आधार पर बजट तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई जैसे इससे पहले कौन सा बनाया 2019 और 2020 का। अब देखो कोई टैक्स है, यहाँ पर कोई टैक्स लगाया गया है, कर लगाया गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई टैक्स लगाया गया है मतलब कर लगाया गया है। अब ये कर यहाँ पर लगा गया, यहाँ पर इसकी क्या हो गई मतलब ये कर आया नहीं, ठीक है, तो क्या होगा ये कर यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी पर कर ये यहाँ पर आ जाए, मतलब सरकार को इस कर की प्राप्ति यहाँ से हो जाए, तो ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा, ये कहाँ पर ऐड होगा, इस बजट में होगा, ठीक है, या मतलब इस कर की आमदनी कहीं आगे 2022-23 में हो तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। जिस वर्ष की जो वास्तविक आय है उसी का खर्च क्या होगा, उसी की आमदनी के आधार पर बजट बनाना चाहिए। ये नहीं भाई वसूल मतलब कर टैक्स यहाँ लगा दिया, वसूली यहाँ करनी है तो यहाँ पर इस वर्ष में ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। देखो बजट का निर्माण, नेक्स्ट है बेटा 5वां, बजट का निर्माण शुद्ध न होकर कुल आय, यहाँ पर आय लिख लेना, कुल आय पर होना चाहिए, कुल आय पर होना चाहिए। क्या, बजट का निर्माण शुद्ध न होकर कुल आय पर होना चाहिए, शुद्ध न होकर कुल आय पर होना चाहिए। देखो क्या इसमें, बजट का निर्माण कुल आय पर होना चाहिए, किस पर, जो टोटल इनकम है उस पर होना चाहिए, न कि वास्तविक अथवा शुद्ध आय, क्या, न कि वास्तविक अथवा शुद्ध आय पर। इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि आय और व्यय दोनों का ब्यौरा पूर्ण रूप से बजट में किया जाए। इस सिद्धांत का पालन न करने पर वित्तीय प्रक्रिया अस्पष्ट हो जाएगी, वित्तीय नियंत्रण पर प्रभावहीन बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या, देखो नॉर्मली भाषा में समझो, ये क्या बोल रहा है, एक तो क्या बोल रहा है भाई जो आय और व्यय है, ठीक है, आय और व्यय है, इन दोनों का ब्यौरा होना चाहिए। किसका, आय मतलब कितनी इनकम होगी, कितना खर्च होगा, इन दोनों की डिटेल बजट के अंदर स्पष्ट होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, ठीक है, ऐड होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या, बजट का निर्माण कुल आय पर होना चाहिए, कुल आय पर, न कि वास्तविक या शुद्ध आय पर। देखो आपने कुछ बातें पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में 10th क्लास में, जीडीपी है ना, जीएनपी मतलब सकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और एक होता है एनएनपी, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो अर्थव्यवस्था में आपने इकोनॉमिक्स में ये बातें 10वीं क्लास में पढ़ी होगी, तो ये होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वैसे नॉलेज के लिए बताया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, शुद्ध आय पर देखो, अब मान लो किसी की इनकम है 10, मतलब आय है 10 लाख रुपए, ठीक है, और खर्च है उस विभाग का 15 लाख रुपए, क्या है 15 लाख रुपए, कितने भी मान सकते हो आप, मतलब आय कितनी है 10 लाख और खर्च कितना है 15 लाख। अब देखो 10 लाख आय है और खर्च है 15 लाख, अगर हिसाब लगाएं तो कितने लाख रुपये बच गए, 5 लाख का उनको क्या बच गया, खर्च। अगर इस लैंग्वेज से देखें तो उसको मतलब जैसे ही बजट पास होगा या बजट में उसको विभाग जो पैसे मांगेगा तो क्या कितने मांगने चाहिए, 5 लाख रुपए, कितने, क्योंकि 10 लाख तो इनकम होगी और 15 लाख क्या होगी, उनका खर्च होगा, तो बच गए क्या 10, तो यहाँ से पूर्ति कर लेंगे, लेकिन 5 लाख यहाँ से हो जाएगी। जो ये बचा है ना, इसको बोलते हैं शुद्ध आय, मतलब इनकम में से खर्चा घटा के जो बच गया ना,
ठीक है। जो शेष बच गया वो क्या होता है, शुद्ध आय होती है, जो क्या होती है, शुद्ध आय। अब देखो इसको डिनोट करना चाहिए बजट में, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके आधार पर नहीं बनाना चाहिए, ये दोनों अलग अलग दिखाने चाहिए बजट में। 10 लाख की विभाग को इनकम है और 15 लाख का खर्च होगा, ये दोनों बातें हैं जो वो बजट में डिनोट करनी चाहिए, दिखानी चाहिए, ये नहीं इनको घटा के जितने रुपये बच गए उसको दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार तो ये सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, इनकी क्या तसल्ली है, आए या ना आए, ना भी आए तो फिर तो मारेगा यह विभाग, कहाँ से खर्च करेगा, है ना। तो ये बात थी इसमें, ठीक है, तो इसमें ये बात थी, तो याद रखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट है बेटा बजट की वार्षिकता का सिद्धांत। क्या है, बजट की वार्षिकता का सिद्धांत। देखो क्या होता है, इस सिद्धांत का अर्थ है कि बजट का निर्माण प्रति वर्ष होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, ठीक है। संसद को धन की स्वीकृति 1 वर्ष के लिए ही दी जानी चाहिए। अब देखो जब अगर बजट होगा ही वार्षिक, क्या होगा, बजट होगा ही वार्षिक। जैसे भारत में कौन सा बजट है, भारत में किस प्रकार का बजट है, वार्षिक, वार्षिक बजट है ना, कौन सा बजट है, वार्षिक। अब मुझे एक प्रश्न और बता दो, वित्त वर्ष, वित्त वर्ष कितना होता है भारत में, वित्त वर्ष कब से कब तक, बताओ शाबाश, याद नहीं, 1 अप्रैल से 31 जून तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 जून तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो उसके बाद हम बात करते हैं क्या है, देखो वार्षिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ है कि बजट का निर्माण प्रति वर्ष होना चाहिए, मतलब प्रत्येक वर्ष एक वर्ष का बजट तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि बजट दीर्घकालीन के लिए बनाए जाने चाहिए, क्या होने चाहिए, दीर्घकालीन के लिए बनाए जाने चाहिए, परंतु वित्त संबंधी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए 1 वर्ष का समय उचित है। क्या है, 1 वर्ष का समय उचित है। देखो कुछ विद्वान हैं उनका मत क्या है, बजट कैसा होना चाहिए, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन बजट किसे कहते हैं, जब बजट 2, 3, 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए बनाया जाए उसे दीर्घकालीन बजट कहते हैं। तो दीर्घकालीन बजट बनाना चाहिए, परंतु वित्त संबंधी नीतियाँ, जो वित्त की संबंधी नीतियाँ हैं उनको पूरा करने के लिए 1 वर्ष ही काफ़ी होता है, उनको पूरा करने के लिए कितना वर्ष, 1 वर्ष ही काफ़ी होता है। तथा क्या, इसके द्वारा विधान पालिका कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण भी भली भांति कर सकती है। देखो वैसे इन विद्वानों का मत क्या है, बजट कैसा होना चाहिए, दीर्घकालीन, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो जो वित्त संबंधी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसियां बनाई गई हैं संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो 1 साल में ही पूरी हो जाए। अब जब ये नीतियां 1 साल में ही पूरी हो जाती है तो बजट को दीर्घकालीन बनाने का क्या फ़ायदा है। और क्या, अगर बजट वार्षिक है, प्रति वर्ष तैयार किया जाता है, पास किया जाता है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो विधान पालिका है मतलब संसद है, उसका कार्यपालिका पर क्या है, वित्तीय नियंत्रण रहता है, विधान पालिका का कार्यपालिका पर कंट्रोल रहता है, ठीक है। जैसे कि बात करें इंग्लैंड और भारत में बजट प्रति वर्ष पास किया जाता है। 1 सेकेंड होल्ड करेंगे बच्चों। चलो वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे बजट के वार्षिकता का सिद्धांत, ठीक है। तो वार्षिकता का सिद्धांत क्या कहता है, जो प्रति वर्ष बजट तैयार होना चाहिए। अगर बात की तो वित्तीय वर्ष की हमने बात की थी, तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है, 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब देखो कई बच्चे हैं ना, वो सोच रहे होंगे भाई बजट 2000 मतलब 20 और 21 2 साल क्यों लिखते हैं, ऐसे तो ये 2 साल का बजट हो गया। 2 साल का बजट नहीं हुआ बेटा, ये कब से कब तक होया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, 31 मार्च तक, तो ये हो गया ना। अब देखो ये किस में आ गई, 2020 में, और ये किस में आ जाएगी, 21 में, तो साल तो एक ही हुआ ना, ठीक है। तो कई जगह क्या है, जैसे कि ये क्या हो गया, वित्तीय वर्ष हो गया। अगर बात करें सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष क्या होगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो इसमें क्या सिर्फ 1 साल ही बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 साल। जैसे 2020 का बजट बनाया गया है, 2021 का बजट बनाया है, 2018 का बजट बनाया है, 17 का बनाया है, ठीक है। अगर कब, जब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वित्त वर्ष हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये क्या है, सामान्य वर्ष है। क्या है, सामान्य वर्ष है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, सामान्य वर्ष बताओ, वित्त वर्ष बताओ, ठीक है। चलो उसके बाद हमने बात की, ये बात हो चुकी। 7वां है व्यय गमन के नियम का सिद्धांत। 7वां क्या है, व्यय गमन के नियम का सिद्धांत। 1 मिनट मैं रफ कर देता हूँ बच्चों ये।
चलो देखो व्यय गमन के नियम का सिद्धांत। देखो व्यय मतलब खर्च, ठीक है, पैसा है जो खर्च हो रहा, गमन मतलब गमन करना, ठीक है, के नियम का सिद्धांत। बजट की वार्षिकता के सिद्धांत में यह भी अंतर्निहित है, मतलब इस सिद्धांत में जो आपने यहाँ पे किया इसी में कुछ बातें अंतर्निहित हैं। क्या निहित है? वह जिस वर्ष के लिए धन स्वीकृत किया गया है। अब देखो यहाँ पर कितने वर्ष के लिए स्वीकृत है? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो जितने वर्ष के लिए, जिस वर्ष के लिए, मतलब जिस वर्ष के लिए, जैसे 2018 के लिए परमिशन दी है, स्वीकृति दी है, ठीक है, तो इस धन को स्वीकृति किया गया है था उस वर्ष यदि खर्च नहीं किया जाए। अगर 2018 में कोई धन स्वीकृत किया गया और 2018 में क्या है उसको खर्च न करे, उसको क्या ना करे, खर्च न करे, तो क्या होगा? वह जो बचा हुआ पैसा है वो सरकारी खजाने में चला जाएगा, वापस सरकारी खजाने में चला जाएगा, और सरकार तब तक उसे खर्च नहीं कर सकती जब तक आगामी आने वाले वर्ष के जो बजट, जो आगे बजट होगा, जैसे 2019 में बजट बनाएंगे, ठीक है, तो आगामी वर्ष के बजट में पुनः मतलब दोबारा स्वीकृति मतलब परमिशन न कर दी जाए, ठीक है। देखो क्या होता है, व्यय गमन, गमन मतलब गमन करना या चलना, वापस जाना बोल सकते हैं, ठीक है। व्यय गमन मतलब जो खर्च है, जिस वर्ष के लिए परमिशन दी गई है, अगर उस साल में खर्च मतलब जो धन है उसकी राशि खर्च न हो तो बची हुई राशि खजाने में वापस चली जाएगी। अब उसको खर्च कब कर सकेंगे? जब नेक्स्ट बजट आएगा, वहाँ से परमिशन मिलेगी, तब उसको खर्च करेंगे। अब देखो इसका क्या फ़ायदा है, अगर यह खजाना मतलब यह धन खजाने में वापस न जाए तो इससे क्या होगा, जो मतलब जो विभाग है वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी क्या करेगा, सोचेगा भाई दोबारा क्या धन खर्च तो कर नहीं सकता, वापस जाएगा, तो इससे क्या लॉस होता है, मतलब इसका नुकसान क्या है, उससे क्या करेगा, जो मंत्री है वो क्या सोचेगा, भाई जल्दी जल्दी से धन खर्च कर दिया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर खर्च नहीं हुआ तो वापस चला जाएगा, और वापस अगर लेना है तो फिर क्या होगा, दोबारा पास होके आएगा, तभी परमिशन मिलेगी उसको खर्च करने की। तो इसका नुकसान यही है, वह मंत्री इसको जल्दी जल्दी खर्च करने के चक्कर में, ताकि वह पैसा जो धन वापस न जाए, तो उसको क्या है, मिसयूज कर लेता है, गलत जगह पर खर्च कर देता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। कुछ और बातें भी हैं सिद्धांत में, अगर बात करें तो वो बातें आपको खुद पढ़नी है। जैसे कि हम बात करें, इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे प्रचार, स्पष्टता, व्यापकता, एकता, अवधि, ईमानदारी, संतुलन या परिशुद्धता। ये सिंपल सी बातें हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आपको नॉर्मली सी एक बार ही पढ़ना है इनको, कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है। यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 1 क्वेश्चन यहाँ से बन गया, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, घाटे का बजट, लाभ का बजट और संतुलित बजट। 1 क्वेश्चन नकदी के आधार पर प्राक्कलन का सिद्धांत, बजट के निर्माण के शुद्ध न होकर कुल आय पर होना चाहिए, बजट की वार्षिकता होनी चाहिए, मतलब एक वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। और क्या है, व्यय गमन के नियम का सिद्धांत, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट, 7 प्रिंसिपल के बारे में हमने बात की। अगर अब भी किसी को समझ में ना आया हो, डाउट हो इस चैप्टर से, तो आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप सीधा कोई भी डाउट पूछ सकते हो, 8570001135। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे डाउट पूछ सकते हो किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, ठीक है। किसी भी समय कोई भी डाउट आपको, चाहे वो स्टूपिड भी लगता हो, तो पूछने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी है। कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो बेझिझक पूछना है, मैं आपको बताऊंगा, वो मेरा काम है, ठीक है। सृष्टि बेटा, अगर अब भी आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप व्हाट्सएप से पूछ लो जो भी क्लियर नहीं हुआ हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आज मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है विभाग। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी, तो आई रिक्वेस्ट यू सभी बच्चे अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करें वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, लव यू बच्चों।